जय हिंद दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खबरों में रहा और ये टॉपिक था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन से रिलेटेड। तो पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने एफसीआरए बिल लाया था संसद में मॉनसून सत्र में, और ये एफसीआरए बिल पे खूब हो हल्ला मचा, लेकिन बाद में इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने रख दिया गया, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रख दिया गया। और उसको लेकर आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जहां पे ये कहा गया है कि पिछले 3 कार्यकाल में, यानी बीजेपी का लगभग तीसरा कार्यकाल चल रहा है, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, और उनके तीसरे कार्यकाल में यानी 12 साल में लगभग 17 ऐसे बिल हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा गया, जिसमें रिसेंट में जो एफसीआरए बिल था, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भेज दिया गया। और अगर मैं ये 17वां विधेयक है और 2024 से अब तक की बात करूं, 2024 में जो इलेक्शन हुए थे वहां से अब तक की बात करूं तो टोटल 9 ऐसे विधेयक हैं जो संयुक्त समितियों को भेजे जा चुके हैं। इससे पहले 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में 4 विधेयक ऐसे थे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए। इसके बाद अगर मैं ऐसे विधेयक की लिस्ट की बात करूं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा विचार करना है, तो उसमें वक्फ संशोधन विधेयक, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बाद हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित 3 विधेयक, इसके बाद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक जैसे बहुत महत्वपूर्ण बिल या विधेयक को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, संसदीय समितियां क्या है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, और इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करूं तो पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किसी भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं होता, यानी संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा अपने नियम कानून, जो भी नियम कानून सदन के द्वारा बनाया गया है आर्टिकल 118 के तहत, उस आर्टिकल के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति स्वयं इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकते हैं। और इस समिति का यह कर्तव्य होगा कि सदन के जो मुखिया हैं, यानी लोकसभा के लिए अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए जो सभापति हैं, उनके द्वारा सौंपे गए कार्य पर वो विचार करेगी, चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट संबंधित सदन को प्रस्तुत करेगी। ठीक है, तो यह सदन द्वारा नियुक्त निर्वाचित या अध्यक्ष सभापति द्वारा मनोनीत होती है तथा इसके निर्देशानुसार कार्य करती है। दूसरा, अगर इसकी संवैधानिक आधार देखो तो आर्टिकल 105 के तहत इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि आर्टिकल 118 के तहत संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम और नियम विनियमन बना सकें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं संसदीय समितियों की बात करूं तो संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समितियां और दूसरी तदर्थ समितियां, जिसको एडहॉक समिति भी बोलते हैं। स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी। तो स्थायी समितियां किसी विशिष्ट कार्यों के लिए एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनाई जाती है, यानी स्थायी समितियां एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए बनाई जाती हैं, जबकि तदर्थ समिति किसी एक स्पेसिफिक, जैसे प्रेजेंट में अगर कोई इशू चल रहा है तो उस इशू पे बनाई जाती है, और उस इशू पे जब वह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है उसके बाद यह समिति समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों समितियों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं स्थायी समिति की बात करूं, अगर मैं स्थायी समिति की बात करूं, स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं, तो स्थायी समिति एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। तो इसमें
अगर मैं देखूं तो एक वित्त समिति आती है, वित्त समिति, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख समितियां हैं, जिसमें एक आता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, दूसरी आती है लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति, और तीसरी आती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। इन तीनों समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इन तीनों समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, लोक उपक्रम समिति में भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, जबकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। तो ये जो लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है, यानी 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में भी 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन, जैसे लोकसभा के अगर सदस्य हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा और इनका चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर इनके कार्य की बात करूं तो लोक लेखा समिति सीएजी के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करती है। ठीक है, यानी सीएजी जो भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रखते हैं, सदन के पटल पे रखते हैं, तो उस रिपोर्ट पर विचार करने का काम लोक लेखा समिति का होता है। अच्छा, यहाँ एक बात जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी भी संसदीय समिति के सदस्य कोई भी नेता नहीं बन सकता, यानी जो भी मंत्रीगण है, कोई भी मंत्रीगण है, वो मंत्री लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति या प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो लोक लेखा समिति सीएजी के रिपोर्ट पर चर्चा करती है। लोक उपक्रम समिति जो होती है वो सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर चर्चा करती है, उसकी जांच करती है। और तीसरी प्राक्कलन समिति जो होती है वो ये केवल लोकसभा सदस्यों, मतलब 30 लोकसभा सदस्यों के द्वारा गठित होती है और इसकी अगर मैं विशेष रूप से कार्यप्रणाली की बात करूं तो 1950 के बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जा रहा है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से कार्य होता है बजट के प्राक्कलनों की जांच करना। ठीक है, जो सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाते हैं, बजट के प्राक्कलनों की जांच करना। ठीक है, तो लोक लेखा समिति सीएजी के रिपोर्ट पर जांच करती है, जबकि लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रमों पर जांच करती है, जबकि प्राक्कलन समिति बजट के प्रावधानों, जो भी बजट में जो भी अलॉटमेंट हुए उसकी विशेष रूप से जांच करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर अच्छा एक और आता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो ये संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में मतलब 31 सदस्यों में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनके सम्मुख जो भी इनको कार्यवाही सौंपी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उस बिल पर ये आपसी सहमति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी एक तरह से जब संसद की संसदीय कार्यप्रणाली का समापन हो जाता है, संसदीय सत्र का समापन हो जाता है, तो उस स्थिति में
विधायी प्रक्रिया निरंतर चलता रहे और पक्ष और विपक्ष के बीच एक आम सहमति स्थापित की जा सके, इसके लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में तो एफसीआरए बिल इसके सम्मुख रखा गया है। तो एफसीआरए बिल जो है उस पर यह समिति आपस में चर्चा करेंगी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लोकसभा और राज्यसभा के जो भी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, इनका मुख्य रूप से यह उद्देश्य मतलब प्रयोजन होता है कि सभी पार्टियों के सदस्य इसमें हो। ठीक है, तभी ताकि सभी पार्टियों का विचार इसमें रखा जा सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा कुछ विभागीय समितियां भी होती हैं। संसदीय कार्य प्रणाली में टोटल 24 विभागीय समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से 8 विभागीय समिति राज्यसभा के द्वारा, जबकि 16 विभागीय समिति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा के द्वारा जो विभागीय समिति बनाई जाती है उसमें मानव संसाधन, गृह, इसके बाद कार्मिक विभाग, इसके बाद अगर मैं कुछ और विभाग की बात करूं तो वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान, परिवहन, इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित विभाग पर कमेटी गठित की जाती है। यानी एक तरह से ये जो विभागीय समिति होती है इसके अंडर में सभी मतलब सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ताकि उनकी कार्यप्रणाली की सही जांच की जा सके और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। इसी प्रकार से लोकसभा के द्वारा 16 विभागीय समिति बनाई जाती है, जिसमें से कृषि, उसके बाद सिंचाई, खाद्य, ऊर्जा, इसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, देन रेलवे, सूचना, विदेश, ग्रामीण, नगरी, इस तरह के 16 विभाग पर समिति लोकसभा के द्वारा गठित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो एग्जाम में आपसे यह भी पूछता है कि लोकसभा के द्वारा कितनी विभागीय समिति बनाई जा सकती है, तो 16, और राज्यसभा के द्वारा 8 विभागीय समिति बनाई जा सकती है, और टोटल विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? 24। अच्छा, अगर इनके जेपीसी के पावर और लिमिटेशन की बात करें तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो विधेयक पर चर्चा करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है या ये जेपीसी का गठन किया गया है, उस विधेयक पर आम सहमति बनाना सभी पार्टियों के बीच। ठीक है, तो साक्ष्य जुटाने की शक्ति इसके पास होती है। इसके अलावा सलाहकारी स्वभाव होता है, यानी एडवाइजरी रोल में होते हैं, और सदन को सलाह देते हैं, यानी सदन इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और तीसरा, वो इसके पास कोई भी न्यायिक शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इन पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करूं तो इसमें जैसे लोक लेखा समिति पर हमने बात किया, इसके बाद प्राक्कलन समिति पे हमने बात किया, इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति पे हमने बात किया। ठीक है, और लास्ट आता है संयुक्त संसदीय समिति पे हमने बात किया। ठीक है, तो संयुक्त संसदीय समिति एडहॉक समिति होती है, यानी तदर्थ समिति होती है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए गठित होती है और अपने कार्य के समापन के बाद यह समिति समाप्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, और हालांकि चूंकि ये बजट से संबंधित विषयों पर चर्चा करती है या उस पर डिसीजन लेती है या रिपोर्ट देती है, इसलिए इसके सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, और कोई भी मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रमुख जेपीसी जो अब तक बने हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उनकी बात करूं तो 1987 और 1992 में, जैसे 1987 में बोफोर्स स्कैम हुआ था तो उसको लेकर समिति बनाई गई थी। इसके अलावा 1992 में जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, ठीक है, अपने शेयर बाजार से रिलेटेड, तो उस समय 1987 और 1992 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, जबकि 2001 में केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, जबकि 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उस पर भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। जबकि हाल ही में 2024 में वक्फ बिल में कुछ संशोधन किया गया, तो उसको लेकर भी जब
ये प्रावधान सदन के सम्मुख रखा गया तब उसे भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। ठीक है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी था और अन्य संसदीय समिति थी और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे एग्जाम पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे बीपीएससी 72 बीपीएससी एग्जाम्स आ रहे हैं, टीआरई 4 आ रहा है, इसके अलावा यूपीपीएससी यूपीपीएससी के आरओ एआरओ के एग्जाम आ रहे हैं। इसमें आपको पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा मेंस एग्जाम में भी पार्लियामेंट्री कमेटी की औचित्य और इसकी सार्थकता पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।